इंतज़ार है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम बात करेंगे जो बचे हुए हमारे टॉपिक हैं, जैसे कि हमने बीजावस्था भी की, भ्रूण अवस्था के बारे में भी हमने जाना और शैशवावस्था के बारे में जाना। अब आज जानेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था और नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया। तो यह टॉपिक जो बात करेंगे उसके बाद अधिगम आएगा। तो उम्मीद करूँगा आप ये ध्यान से सुनेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शैशवावस्था हमने पढ़ ली, आज बात है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था देखिए 6 से लेकर 12 साल की उम्र तक मानी जाती है। बच्चों के अंदर इनकी बहुत सी उपनाम भी दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे कि इसे कहते हैं हम खेलों की अवस्था। दूसरा नाम दे रखा है, क्योंकि खेलों की अवस्था इसलिए है क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था शायद स्ट्रिंग। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई भी बालक नहीं होता जो 10 साल की उम्र तक कोई गेम नहीं खेलता, इसलिए इसको कहते हैं खेलों की अवस्था भी इसे कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोस्तों टोली की एज भी इसे ही मानती है। टोली की एज क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चे देखना हो आप 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे जब आप क्लास में देखेंगे पढ़ते हुए, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या है एक दूसरे के साथ रहने से एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। 5 या 4 बच्चे साथ घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, साथ जाएंगे साथ आएंगे, तो वो टोली बनाते हैं। ये इनकी खास बात होती है इस काल में, जो भी बच्चे होते हैं 6 से 12 की उम्र में। एक इसके कहते हैं कि ये एक क्या है, निर्माणकाली काल है, वैचारिक काल है, सामाजिकरण का काल है, और पलटकर जवाब देने का भी काल है, मिथ्या एवं परिपक्वता का भी काल है। तो इस तरह के यहाँ पर नाम दिए गए हैं इस जो हमारी बाल्यावस्था है उसको। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें परिभाषाओं की। अगर सबसे पहले हम बात करें परिभाषाओं की, तो यहाँ पर परिभाषा आती है सबसे पहले कोलब्रुश की। वो कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात कौन कहते हैं? हमारे जो कोलब्रुश हैं वो ये बात बोलते हैं। दूसरे के अगर हम बात करें तो किलपैट्रिक की बात आती है। किलपैट्रिक कहते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं बाल्य अवस्था है, यानी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, प्रतिद्वंदात्मक काल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम आता है हमारे सामने कि रोस कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको मिथ्या एवं परिपक्वता का उपनाम दिया गया, तो ये उस रोस नामक मनोवैज्ञानिक ने ही इसे नाम को दिया था। अगर हम उसके बाद थोड़ा बहुत जाने फ्राइड के बारे में भी, फ्राइड की अगर हम परिभाषा देखें तो वो कहते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो क्या है, एक निर्माणकारी काल है। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग जो हम देखते हैं परिभाषाएं ये आती हैं। दोस्तों बाल्यावस्था में अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो कैसा होता है? देखिए कई बार आप देखते होंगे बच्चा की लंबाई चौड़ाई आपको दिखाई नहीं देती, आप सोचते हैं ये तो छोटा रहने वाला है, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हम चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा क्या है? ऐसी चीज़ ये है दोस्तों, जब उम्र होती है बच्चे की 6 से 12 साल की, तो उसका बाहरी विकास नहीं होता। इट मीन्स कि हमें दिखाई नहीं देता बाहरी विकास, तो क्या होता है, आंतरिक विकास। हमने पीछे एक सिद्धांत पढ़ा होगा चक्राकार का, तो सेम वही बात है। जब अंदर का विकास होगा, ग्रंथियों का, कोशिकाओं का, इनका सब विकास होगा, तो बाहरी विकास नहीं होगा, यानी लंबाई और वजन नहीं बढ़ेंगे जो हमें दिखाई देते हैं अक्सर। तो दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर विकास होता है वो लड़की का ज़्यादा माना जाता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की हड्डियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। जो हड्डियाँ होती हैं वो लगभग 350 के आसपास हो जाती हैं अब इस समय आकर टोटल। अगर हम बात करें इनके बाल्यावस्था में इस उम्र में, तो दांत की बात करें तो उनके जो हमने पीछे पढ़ा था कि 5 से 6 साल के बच्चे के दांत जो हैं अस्थायी वो आने लग जाते हैं, तो बिल्कुल दूधिया दांत आने लग जाते हैं इनके। लेकिन बात करें तो स्थायी दांत टोटल आप सभी जानते ही होंगे 32 होते हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है इसमें कि इस उम्र में क्या है, जो हमारे 5 से 6 साल के बाद जो कच्चे दांत आने शुरू हुए थे वो अब थोड़े से निकलने भी शुरू हो जाते हैं। कब? उत्तरावस्था में
जब हम चले जाते हैं, जब उम्र 11 से 10, 11, 12 साल, तो बच्चों के टूटने भी लग जाते हैं दांत और पक्के यानी स्थायी दांत आने लग जाते हैं जो 32 होते हैं। खैर बात आती है उसके बाद मांसपेशियों की। तो जो वज़न होता है, या खैर ऐसे मान लीजिए मांसपेशियों का जितना भी भार होता है कुल वज़न का, वो 27 से 30% हो जाता है बढ़कर। पहले कितना था? 23%। अब कितना हो गया? 27 से 30%। लेकिन जब बचपन में जन्म होता है तो 21% तो उसका कुल सिर का वज़न होता है, कुल वज़न की। खैर ये बातें भी हमने जानी थी। बात करते हैं अन्य परिवर्तन की, कि इनके अन्य परिवर्तन क्या हैं, इनमें अन्य क्या क्या विशेषताएं आती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों जो विशेषताएं हैं इसके अंदर मुख्य तौर से वो ये हैं कि अगर नैतिक विकास की बात की जाए बाल्यावस्था के बच्चों में तो वो नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि इनमें विकसित किया जा सकता है। नैतिक विकास जो है वो बच्चों में विकसित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? लालच देकर। कोई भी लालच दे दीजिए, आप उनमें विकसित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सामाजिकरण की दोस्तों, तो सामाजिकरण भी इनमें थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है आना, थोड़ा बहुत सीखते हैं ये समाज में रहना, समाज के अकॉर्डिंग चलना थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो वो नहीं होता। सामाजिकरण में क्या है ये अगर आप देखोगे स्कूल के अंदर तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ग्रुप में रहेंगे, समझाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अपने ही ग्रुप में जाए, यानी लड़की लड़कियों का ग्रुप होगा और लड़के लड़कियों, जो लड़के ही लड़के हैं उनका अलग से ग्रुप होगा। तो मतलब वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सामाजिकरण में करते हैं। तो ज़्यादातर इसमें दोस्तों यही चीज़ें देखने को मिलती हैं और इनके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम मानसिक विकास का भी बात करें थोड़ा सा, तो दोस्तों मानसिक विकास जो है वो पलटकर जवाब देना हमने पढ़ा था। ये बाई एंड से इनका चाहे उत्तर गलत हो जाए, देंगे जवाब पलटकर, चाहे उत्तर गलत हो सही हो, नोट मैटर, लेकिन मैटर ये करता है कि ये जवाब पलटकर बाई एंड आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब 9 साल का बच्चा होता है तो गणनाएं करना सीख जाता है, ठीक है, गणनाएं करेगा, चिंतन भी करेगा 9 साल का जब हो जाता है, तो ये जैसे उत्तरावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये भी निकल के आता है क्या कि पूरा जो इस उम्र को खिलौनों को भी अवस्था कहते हैं, खिलौनों की, क्योंकि स्ट्रिंग ने कहा था ना कि कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो नहीं खेलता 10 साल तक। तो खिलौनों की जो है वो पूर्व बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं मिथ्या का काल। मिथ्या का कैसे, या ऐसे भी कह सकते हैं व्यय और संधि का काल, ठीक है, क्योंकि जो लंबाई बढ़ती नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं, आंतरिक विकास होता है, तो ये व्यय और संधि का काल ही माना जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। किशोरावस्था में दोस्तों क्या है, ये 12 से 18 साल मानी जाती है, 18-19 वर्ष तक, ये आप सभी जानते हैं। क्या इनके भी कुछ उपनाम हैं? बिल्कुल हैं। इनके उपनाम, अगर उपनाम मान लो, चाहे इस काल की विशेषता मान लो, इसे कहते हैं टीनेज। 12 से जो 18-19 तक के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टीनेज इनकी मानी जाती है। इसे कहते हैं सेवा का काल, भी इसे ही माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे, खैर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार थोड़ा सा नाम ध्यान रखें। अस्मिता भाव का काल भी इसे ही माना जाता है उपनाम के अगर देखें किशोरावस्था का तो। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परिपक्वता, क्योंकि बच्चा अब क्या है, परिपक्व होना शुरू हो जाता है, तो ये भी इसका नाम है परिपक्वता का काल। और भी अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि बसंत का काल है, दूसरा कोई कहता है सवर्ण का काल है, कोई कहता है अमूर्त चिंतन का काल है, कोई कहता है कि ये आदर्श मानने का काल है, क्योंकि आदर्श जैसे कि कोई भगत सिंह का फ़ैन हो जाता है, कोई सचिन का फ़ैन हो जाता है, कोई विराट कोहली का फ़ैन होता है, तो वो इसी काल में ही होता है और वो इसी के अकॉर्डिंग ही फिर चलता है। तो ये इस काल की विशेषताएँ दोस्तों। लेकिन अगर सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि जीवन का सबसे कठिन काल है, क्यों है ये, किसने कहा? ये किलपैट्रिक ने कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है वो क्या, कौन सा है? यही काल है। स्टैनली हॉल जिन्होंने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, वो ये कहते हैं कि ये जो काल है वो क्या है? संघर्ष एवं तूफानों का काल है। कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि आवेग और जो अगर हम ये कहते हैं कि संवेगों और आवेगों के आधार पर अगर इसका प्रस्तुतिकरण करें तो ये जीवन का सबसे क्या है? कठिन काल माना जाता है। कैसे कठिन? मतलब संघर्षों का, संघर्ष का काल उन्होंने कहा। ये किसने कहा? तो स्टैनली हॉल ने। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन,
वो ये कहते हैं कि ये जो है हमारा जो मतलब कहीं मनोविज्ञान जो क्या है कि किशोरावस्था की जो विशेषता है इसमें व्यक्तिगत रूप से देखा जाए ये कहते हैं कि जो मित्रता होती है ना सबसे हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं वैलेंटाइन। वो ये कहते हैं कि जो आपकी मित्रता है बहुत मजबूत, उसकी विशेषता यही किशोरावस्था है। ये बात किसने बोली थी? वैलेंटाइन ने बोली थी। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो हैं कोलसैनिक की बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जाननी। कोलसैनिक ने ये कहा है कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं 12 से 19 साल के बीच के लोग, वो बड़े बूढ़ों को अपना मतलब क्या मानते हैं, अपने आगे एक रोड़े का पत्थर मान सकते हो ना आप, वो मानते हैं। यानी एक पत्थर की भांति लगते हैं वो उनको आगे। वो चाहते नहीं कि वो उनके आगे अड़ें, क्योंकि देखिए बड़े बूढ़े होते हैं, आपको कोई भी डांट लगा देते हैं, कभी किसी काम को रोकते हैं, तो कहते हैं प्रौढ़ावस्था जो ये इस उम्र के लोग होते हैं वो अपने प्रौढ़ों को अपने आगे बाधा मानते हैं। कौन ये बात कहते हैं? ये बात वैलेंटाइन कहते हैं। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो। उन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की अवस्था है। ये कौन कहते हैं? उसके बाद आता है दोस्तों हमारा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है किशोरावस्था, यानी वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। वहीं पर जर्सी सील भी एक मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है वो क्या है, जो बाल्यावस्था है उससे आगे क्या है, किशोरावस्था की तरफ चल दी जाती है। यानी जो बाल्यावस्था है वो परिपक्वता की अवस्था का संकेत होती है। तो किशोरावस्था परिपक्वता की एक संकेत होती है, ये आप मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रोस ने भी कहा कि ये क्या है, सेवा के आदर्शों का रोस की बात करें तो ये कहते हैं सेवा के आदर्शों का ये पोषण और स्थापना करती है। ये बात कौन कहते हैं? रोस कहते हैं हमारे। तो ये कुछ परिभाषाएं थी दोस्तों किशोरावस्था को लेकर। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक परिभाषा और मैं बता देता हूँ, मेरे को याद आ रही है हेडो कमेटी की। ये लगभग बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आई हुई है प्रश्नों में। हेडो कमेटी ये कहती है दोस्तों कि हेडो कमेटी है वो ये कहती है कि जब ये उम्र होती है 12 से 19 साल की, उस समय क्या होता है, बच्चों में जवार उत्पन्न होता है। अगर उस जवार को मतलब कुछ भी करने का, अगर उसको कंट्रोल में किया जाए तो उनको एक अच्छा और सुनागरिक बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था के सिद्धांतों की। 2 सिद्धांत इनमें हम देख सकते हैं। पहला सिद्धांत है कि आकस्मिक परिवर्तन का आना, और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक रूप से विकास होना। आकस्मिक परिवर्तन कैसे आएगा? ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने, बुक नामक थी एडोलसेंस, सन थी 1944। उस समय ये बात बोली गई थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास है वो अचानक से नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था से के बाद अचानक से आती है। तो बाकी जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे कि थार्नडाइक, हॉकिंग, किंग और वर्थ, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत नाम दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनका विकास तो क्रम के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, इसी तरह से इनका विकास होता है। तो दोस्तों ये उन्होंने क्या थी हमारे सामने जो थी बातें रखी, अपने सिद्धांत दिए। वर्थ तो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने द्वीपों पर जाकर इनकी क्या की मतलब खोजबीन शुरू की। और वहीं पर अगर हम किंग की बात करें तो उन्होंने कहा जिस तरह से बसंत ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु खैर ऐसा मान लीजिए कि गर्मी से सर्दी आती है, तो गर्मी में लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। सेम उसी कंडीशन है कि जो उत्तरा बाल्यावस्था होती है उसमें किशोरावस्था के गुण नजर आने लग जाते हैं। तो ये बात बोलते हैं किंग। लेकिन क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बात बोली कि जो
20वीं सदी है वो बालकों की सदी होने वाली है। ये प्रश्न भी आया हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट है। करो ने बात बोली थी कि 20वीं सदी होगी वो बालकों की सदी ही होगी, तो ये बात उन्होंने दोस्तों बोली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अब परिवर्तन क्या आते हैं किशोर अवस्था में। देखिए नॉर्मल से परिवर्तन है, आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि दाढ़ी आने लग जाती है, चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं जिस तरह से, चाहे वो मूंछों के रूप में हो, दाढ़ी के रूप में हो, आवाज़ थोड़ी लड़के की भारी होने लग जाती है, इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन लड़की के अंदर देखें तो उनके जो आवाज़ है वो कोमल और मधुर बन जाती है, थोड़ी सी तीखी बन जाती है। और अगर हम देखें तो मासिक धर्म की शुरुआत इस उम्र में 13 के आसपास होने लग जाती है। तो इस तरह की चीज़ें उनके जो किशोरावस्था है वो उनके अंदर आने लग जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किशोरों की अवस्थाओं की। अब आपको पता चलेगा कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है किशोरों के अंदर खास बात क्या होती है, वो है आत्मसम्मान की भावना। जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं वो खुद ये चाहते हैं कि हमारा भी परिवार में थोड़ा सा क्या है, हमसे भी कोई भी काम करे घर वाले तो हमसे पूछें। ये बात किशोरावस्था की जो इस उम्र में बच्चे होते हैं वो ये समझने लग जाते हैं कि हम तो इंटेलिजेंट हो गए, लोग कोई काम करे तो थोड़ी बहुत हमारी भी राय लें। एक है आत्म सुरक्षा की भावना। इस उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो खुद ही काम अपना कर लूँगा, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं खुद ही चला जाऊँगा, मुझे पता है मेरी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। जैसे हम कई बार अकेला मत जाना रहे तू, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम खुद चले जाएंगे, तो आत्म सुरक्षा की भावना भी उनके अंदर पैदा हो जाती है। एक है दोस्तों आर्थिक सुरक्षा की भावना। इस उम्र में क्या होता है, कई बार ये होता है कि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। वो ये सोचते हैं कि मुझे तो मेरे पास पैसों की कमी है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ाई की भी नहीं ध्यान रखते, पैसों के लिए नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये आर्थिक सुरक्षा की भावना भी इसी उम्र में आती है। एक है दोस्तों इसके अंदर स्वतंत्रता की भावना। स्वतंत्रता की, जैसे कि हमने प्रौढ़ों की अवस्था के बारे में जो हमने वैलेंटाइन का पढ़ा था ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन उन्होंने यही बात कही थी कि अब खुद ये चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें, ये दूसरों को बाधा मानने शुरू कर देते हैं, ये आज़ाद रहना चाहते हैं जिस तरह से कि कोई उनको रोक टोक न हो किसी भी तरह से। दूसरी चीज़ है इसमें विषम लिंगी आकर्षण, क्योंकि ये वही उम्र होती है और यहाँ पर जवार उठने, ऐसे ही हम पहले पढ़ भी रहे थे हाइड्रोकोमेटी के बारे में। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो क्या हैं, ध्यान से कहने का अभिप्राय ये है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, गर्ल्स बॉय की तरफ और बॉय गर्ल्स की तरफ। तो ये ऐसी उम्र होती है जिसमें जवार उठते हैं और एक दूसरे के प्रति विषम लिंगी भावना शो करते हैं। एक आती है दोस्तों इसके अंदर, ये अपने प्रौढ़ों को क्या मानते हैं, बाधा मानते हैं। खैर हमने ये पॉइंट कर लिया। और इस उम्र में क्या है, बुद्धि का भी पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इस उम्र के अंदर आकर बुद्धि का, जीन पियाजे ने तो कहा था कि बुद्धि का विकास हो जाता है 16 की उम्र में ही, और वहीं पर थोर्नडाइक ने कहा था कि 18 की उम्र में हो जाता है। करो एंड करो ने कहा था कि 20 साल की उम्र में हो जाता है। बाकी अन्य वैज्ञानिकों में भी कहा था 20 से 25 सालों की उम्र में एक मनुष्य का पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास होता है। अगर हम देखें दोस्तों तो संवेग जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाते हैं, यानी ज़्यादा क्रोध, कहने का मतलब अगर गुस्सा आता है तो वो सामंजस्य करना सीख जाते हैं इस उम्र में बच्चे जो होते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम अक्सर स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे रोते हैं जब बिछुड़ते हैं। तो ये इस उम्र की खास बात यही होती है कि बच्चे बिछुड़ना का डर इनके अंदर पैदा हो जाता है। वो ये किशोर अवस्था की एक बहुत ही बेहतरीन विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नैतिकता। नैतिकता का भी इसके अंदर थोड़ा विकास होता है, थोड़ा क्या पूर्ण रूप से ही हो जाता है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि वो समाज के अकॉर्डिंग चलना प्रस्तुत करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और बात करेंगे जब हम कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है विद्रोही भाव। दोस्तों कई बार बच्चे क्या होते हैं इसके अंदर थोड़ा सा खड़ूस टाइप के बन जाते हैं, लड़ाई करना छोटी छोटी बातों पर, तो वो भी इस उम्र में ही होता है। और एक होता है दिखावटीपन। इस उम्र में भड़कीले कपड़े पहनना, सेंट डालना, परफ्यूम डालना, ये मतलब मोबाइल रखना आजकल देखते होंगे आप, तो ये सब इस उम्र में आता है दिखावटीपन का। एक होता है दोस्तों इसके अंदर जिस तरह से अगर हम बात करें कि वीर पूजा। ये वीर पूजा क्या होती है, यानी फैन बना लेते हैं किसी को, जैसे कि कोई किसी ने भगत सिंह को बना लिया, कोई सचिन को मानता है, कोई विराट कोहली को। विराट कोहली को कौन मानेगा, जो क्रिकेट खेलता है वो मानेगा।
सचिन और अगर भगत सिंह को कौन माने, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है वो भगत सिंह का फ़ैन हो जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेगा। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर सहयोग की भावना भी इस उम्र में बच्चों की बन जाती है, सहयोग की भावना हो जाती है ऐसी उम्र में बच्चों में, तो वो एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं और सामाजिकता की भावना भी उनमें उत्पन्न हो जाती है, समाज के लिए वो जीते हैं और वो ये इस तरह से भी काम करते हैं। लेकिन खैर ये नैतिक विकास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से अब। तो दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया किसने था? सबसे पहले बात तो ये आती है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने कहा था 2 तरीके से नैतिक सिद्धांत दिए। पहला था कि परंपरागत और दूसरा था प्राक रूढ़िवादी, यानी कोई चीज़ में बदलाव न हो प्राचीन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत के अंदर जो परंपरागत उन्होंने जब बताया उस क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के, वो क्या करते हैं इस उम्र में जो परंपरा है वो उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। यानी उन्होंने शुरुआत में 3 से 6 साल के बच्चों को उदाहरण दिया कि वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। इसके लिए कारण क्या है? तो उन्होंने ये बात कहा कि इन बच्चों को सुधारा जा सकता है, नैतिक गुण उनमें पैदा किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? 3 से 6 साल जो भी हमारे 3 से 6 साल के वो जो बच्चे होते हैं उनको हम दंड देकर भी उनमें नैतिक गुण प्रस्तुत कर सकते हैं, उनमें विद्यमान कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं नैतिक गुण दंड देकर भी। लेकिन दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो हमारे बच्चे होते हैं 6 से 9 साल के, उनको हम क्या है लालच देकर, पुरस्कार देकर भी नैतिक गुण उनमें प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को हम कह देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, तो अगर हम उनको इनाम देंगे, इनाम रखेंगे कि आपको ये मिलेगा, तो वो इनाम के लिए पढ़ता है। उनको साइकिल देने आपने कह दिया साइकिल ला कर देंगे, तो वो साइकिल के लिए पढ़ेगा, नंबरों से कोई मैटर नहीं करता। तो कहता है कि नैतिक गुण का बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आदत उनकी सुधारी जा सकती है इसके कारण। अब उसके बाद आता है दोस्तों परंपरागत रूढ़िवादी कॉन्वेंशनल, हमारी जो वो अवस्था है वो। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जो बच्चे होते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था में, उन्होंने कहा कि वो समाज की चीज़ें मानने लग जाते हैं, समाज के अनुसार चलने लग जाते हैं। तो इसमें उन्होंने कई चीज़ें बताई पॉइंट वाइज, जैसे कि अगर हम बात करें, एक अच्छा बालक बालिका होता है, जैसे कि उसकी अगर उम्र है 9 से 12 साल की, तो वो क्या है उन अवस्था को अपने समय की इच्छा से कंट्रोल करना, तो दोस्तों इसमें क्या है उन्होंने पॉइंट वाइज बताया कि, तो दोस्तों इसमें जो रूढ़िवादी है, कन्वेंशनल है, इसके अंदर 9 से 12 साल के बच्चों के लिए उन्होंने खैर सभी बच्चों को लिए कहा कि वो सामाजिक रूप में विकसित होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, लेकिन नैतिक गुण उनमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे कि 9 से 12 साल का बच्चा है और अच्छा बालक है, तो उनमें प्रशंसा करने से भी वो क्या है नैतिक गुण सीख जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया, जैसे 12 से 15 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, तो वो कहते हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है उनकी उन्मुखता होती है। 12 से 15 साल के बच्चे इतने अच्छे हो जाते हैं, वो ये जानते हैं कि समाज में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो ये बातें उन्होंने कही कि वो परंपरा जानने समझने लग जाते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है उत्तर परंपरागत, यानी लास्ट में जब उम्र हो जाती है 15 से 18, तो इनके अंदर उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं। पहला तो है कि एक समाज के अकॉर्डिंग जिस तरह से सामाजिक बंधन की, और दूसरा है सार्वत्रिक बंधन की। सामाजिक बंधन में जैसे कि समाज में कैसा काम करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, समाज के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन सार्वत्रिक होता है कि समाज में क्या बुरा है, यानी अगर कोई चीज़ बुरी है समाज के अंदर तो वो फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, जो पहला था हमारा, जिस तरह से हमने पढ़ा सामाजिक बंधन की उन्मुखता, उसमें तो खैर वो ये करते हैं कि समाज कैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहे, अगर कोई बुरा हो गया तो भी कर लेंगे। लेकिन जब उम्र हो जाती है 15 से 18, तो वहाँ पर ये भी वो देखते हैं कि समाज में क्या चीज़ें, जैसे कि हमारे जैसे हमारा राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा में कौन सी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं समाज के अंदर, हमारी संस्कृति कैसी है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, राजस्थान की अपनी अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके अंदर कौन सी चीज़ों की बुराई है, कौन सी की नहीं है। तो वो बुराइयों को भी समझ जाते हैं उसमें कि समाज में ये करना बुरा है, तो फिर वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से नैतिक सिद्धांत था दोस्तों। आज हमने तीनों चीज़ें पढ़ी, आगे अधिगम आएगा हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।